पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी अमेरिका का काम पूरा नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को अभी भी धमका रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने हमारी बात नहीं मानी तो उनका हाल मादुरो से भी बुरा होगा। डेल्सी को मादुरो की शेरनी बोला जाता है। ऐसे में ट्रंप के लिए कार्यवाहक सरकार को झुकाना आसान नहीं होने वाला और इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं। अमेरिका की कार्रवाई को लेकर यूएन में भी नाराजगी देखी जा रही है। कुछ देर बाद इस मामले पर यूएन की बैठक होने वाली है, लेकिन अमेरिका पर दुनिया की प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं दिख रहा है। वेनेजुएला की नई सरकार को ट्रंप की धमकी से साफ है कि नजर वेनेजुएला के तेल पर है, लेकिन क्या ट्रंप वेनेजुएला में कामयाब हो पाएंगे? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पीएम मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। रूस से व्यापार बंद नहीं करने पर भारत पर और भी टैरिफ लगाने की दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की दी धमकी। भड़की डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन, कहा यह स्वीकार्य नहीं, क्या नेटो होगा सक्रिय? ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। अमेरिका के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी प्रदर्शनकारियों को दिया समर्थन। मीडिया का दावा, देश छोड़ने की तैयारी में सर्वोच्च नेता खामेनेई। और चलते चलते में देखेंगे, महीने भर में दूसरी बार मरकर बाहर आया एक दुर्लभ जीव, वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताइवान पर चीन ने दोहराया दावा। भारत में बीजिंग के राजदूत फेई होंग बोले, पुराने समय से चीन का हिस्सा रहा है ताइवान, इतिहास और कानून इसके गवाह। हदमाउत और अलमहरा पर यमन सरकार ने फिर किया अपना कब्जा। सऊदी अरब समर्थित फोर्स ने अलगाववादी गुट एसटीसी को खदेड़ा। राष्ट्रपति मोहम्मद अल अलीमी ने सफलता को बताई बड़ी जीत। नेपाल में भारत की सीमा से सटे 2 कस्बों में हिंसा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। लोगों ने थाने में की तोड़फोड़, 7 पुलिसकर्मी घायल। पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की 7वें दौर की बातचीत। दोनों देशों ने जारी किया बयान, कहा आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया। अमेरिका के सैनिक उन्हें अमेरिका ले गए। ट्रंप ने दावा किया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। वेनेजुएला में किसकी सरकार होगी ये अमेरिका तय करेगा। लेकिन ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि मादुरो की करीबी सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाल ली है। अमेरिका को चेतावनी भी दी है, कहा है कि मादुरो को सुरक्षित वापस करे। तो ट्रंप अब डेल्सी को भी धमका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर वो हमारी बात मान लेती हैं, तो वेनेजुएला में अमेरिका की सेना तैनात करने की जरूरत नहीं होगी। हमें डेल्सी रोड्रिगेज के जरिए वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। हमें तेल और देश की दूसरी चीजों तक पूरी पहुंच चाहिए, जिससे हम वेनेजुएला को दोबारा खड़ा कर सके। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में मरने वालों की संख्या 80 पहुंच गई है, जिसमें क्यूबा के 32 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि मादुरो की सुरक्षा में क्यूबा की सेना क्या कर रही थी। क्यूबा ने अपने 32 लोगों की मौत को स्वीकार भी कर लिया है और इसके लिए शोक मना रहा है। 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। क्यूबा की सरकारी एजेंसी प्रेंसा लातिना ने कहा है कि क्यूबा के ये लड़ाके वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर भेजे गए थे। देश की सेना की तरफ से मिशन को अंजाम देते हुए उनकी जान गई है। तो वही ट्रंप ने क्यूबा को लेकर कहा है कि क्यूबा पतन के कगार पर दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि वे टिक पाएंगे या नहीं। यानी ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है। वहीं वेनेजुएला ऑपरेशन पर ट्रंप से सवाल किया गया कि इसमें अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे खतरे के बारे में पता था। वो बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। हमारे कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब हम सभी ठीक हैं। एक हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम सब कुछ वापस लेकर आए और किसी की भी जान नहीं गई है। मुझसे मत पूछिए कि इंचार्ज कौन है, क्योंकि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो ये काफी विवादित हो जाएगा। हम इंचार्ज हैं।
ट्रंप वेनेजुएला की नई सरकार को धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के तेवर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। तो चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन किसी भी देश को दुनिया का न्यायाधीश मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी यह नहीं माना कि कोई भी देश दुनिया की पुलिस बन सकता है, ना ही हम ये स्वीकार करते हैं कि कोई भी राष्ट्र दुनिया का न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है। सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। इस बीच वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद तनावपूर्ण शांति दिखाई दे रही है। अमेरिकी कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में गुस्सा दिखाई दे रहा है तो मादुरो विरोधी कुछ लोग राहत भी ले रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भी एहसास है कि लोगों का गुस्सा इससे भड़क सकता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो सकता है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सड़कें सूनी हैं, किराना स्टोर, पेट्रोल पंप और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर जरूर वाहनों की कतारें दिखाई दे रही हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेना के जवान लगे हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कहां है, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रोड्रिगेज के बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी लोकेशन को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। कुछ दावों में उनके रूस पहुंचने की भी बात कही जा रही है, लेकिन वेनेजुएला की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला में ही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के भारत को लेकर किए गए बड़े दावे की। तो अमेरिका और भारत के बीच बिजनेस डील में फिर से रुकावट आ गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है रूस से भारत की तेल खरीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से क्रूड की खरीद पूरी तरह से बंद कर दे। वैसे ट्रंप ये बात कहते रहे हैं कि हमारे दबाव में भारत ने रूस से क्रूड की खरीद में कमी तो की है, लेकिन बंद नहीं किया है। और अब ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर बात अभी नहीं बन पाई है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद में काफी कमी की है और इसके पीछे मुख्य कारण पीएम मोदी का मुझे खुश करने की कोशिश है। मोदी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुझे खुश किया जाए। पीएम मोदी एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। अगर भारत ने रूस से तेल आयात के मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं की तो मैं भारत पर टैरिफ और भी बढ़ा सकता हूं। हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी पर उनका दबाव काम तो कर रहा है और मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सभी मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं। दरअसल ट्रंप भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीद के सख्त खिलाफ रहे हैं। उन्होंने पहले तो भारत को टैरिफ किंग बताया और फिर उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया। बाद में अगस्त 2025 में उन्होंने भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, जिससे भारत पर कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया। अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदी के खिलाफ लगाया गया। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने H-1B जैसे वीजा नियम भी सख्त किए, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही दिखाई दिया है। वैसे ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसका समर्थन भारत की नीति में भी दिखाई दे रहा है। भारत ने रूस के साथ भले ही क्रूड की खरीदी कम नहीं की हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसके कच्चा तेल खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब बात करें पिछले नवंबर की, तो अमेरिका से भारत का तेल आयात 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह लगभग 2.8 मिलियन टन था। इसकी कुल कीमत $1.4 बिलियन थी। भारतीय तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 12.6% हो गई है। ये एक महीने पहले 4.2% और एक साल पहले 5.1% थी। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ हथियारों की भी बड़ी डील करने की तैयारी में है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सभी डील ट्रंप के दबाव में की जा रही हैं? और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका को डेनमार्क के जवाब की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वेनेजुएला में तो उन्होंने राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया है। इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर डेनमार्क को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ट्रंप का यह बयान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आया है। उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले ले। वैसे तो ट्रंप इससे पहले भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी इस टिप्पणी ने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। ट्रंप ही नहीं, उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने भी अपने फेसबुक पेज पर अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगे डेनमार्क के स्वायत्त इस क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है जल्द ही, जिसके बाद से ग्रीनलैंड को लेकर तनाव और बढ़ गया है। आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है
डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में समुद्र है और इस लिहाज से यह ब्रिटेन का पड़ोसी भी हुआ। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि डेनमार्क अमेरिका का पुराना नेटो सहयोगी है, यानी अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो उसे नेटो से भिड़ना पड़ सकता है, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। चूंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की सैन्य या जबरन कार्रवाई पूरे नेटो को युद्ध में खींच सकती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा, क्योंकि अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। लेकिन बीते कुछ वक्त से अमेरिका नेटो से भी बाहर निकलने की कवायद में जुटा हुआ है। इन हालात में अगर अमेरिका ने डेनमार्क पर हमला किया तो पश्चिम में बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। ट्रंप की इस टिप्पणी पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। ऐसे कमेंट एक सहयोगी देश और उसके लोगों के लिए ना सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि अपमानजनक भी है। हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है। इससे साफ है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस क्षेत्र में जंग तय है। अब इस जंग में नेटो भी शामिल होगा या केवल डेनमार्क और अमेरिका में ही टकराव होगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की। तो ईरान में 9 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। खामनेई को तानाशाह बताया जा रहा है। तानाशाह मुर्दाबाद यानी डेथ टू द डिक्टेटर की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई को मौलाना बताया जा रहा है। ऐलान किया जा रहा है कि जब तक मौलाना का अंतिम संस्कार नहीं होगा, देश आजाद नहीं होगा। हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन का भी विरोध हो रहा है। तेहरान में नारा लग रहा है, न गजा के लिए न लेबनान के लिए, मेरी जान ईरान के लिए। ईरान के 31 में से 25 राज्यों में बगावत की आवाजें सुनी जा रही है। करीब 200 शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई तो अमेरिका शांत नहीं बैठेगा, ईरान पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। जो अंजाम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का किया, खामनेई का अंजाम उससे भी बुरा होगा। तो दूसरी तरफ खामनेई भी शांत नहीं है। साफ कह दिया है कि वो किसी धमकी से नहीं डरते। प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन कोई हिंसा करेगा, दंगा करेगा तो उसे उसकी जगह दिखाई जाएगी। सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दंगाई पर सख्ती बरती जाए। जो हिंसा करे उसे उसकी जगह दिखाई जाए। खामनेई के आदेश पर अमल भी हो रहा है। अब तक 16 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। सभी की जान पुलिस की गोली लगने से गई है। पुलिस ने हिंसक भीड़ को निशाना बनाते हुए सीधे गोली चलाई है। 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खामेनेई का कहना है कि ईरान विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो इससे मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की ही जान खतरे में पड़ जाएगी। ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर हम पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। ईरान की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन जल्दी ही थम जाएंगे। जो भी देशद्रोही हैं, उनके चेहरे सामने आएंगे। तो वहीं इजराइल भी अब खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इस्लामी गणराज्य में एक सप्ताह से प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की जनता अपनी स्वतंत्रता, आजादी और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। हम इस संघर्ष में ईरान की जनता के साथ खड़े हैं। यह बहुत संभव है कि हम ऐसे क्षण में खड़े हैं जब ईरानी लोग अपना भाग्य अपने हाथों में ले रहे हैं। नेतन्याहू ने खोलकर इस प्रदर्शन का समर्थन किया है तो ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने तो तख्ता पलट के ही दावे शुरू कर दिए हैं। उसने दावा किया है कि देश विरोधी प्रदर्शनों के चलते आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें तख्ता पलट का डर लग रहा है और तेहरान छोड़ने के लिए खामेनेई का इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान भी तैयार है। अगर प्रदर्शन और भड़क उठे और सिक्योरिटी फोर्सेस बगावत करने लगे तो वे अपने 20 करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ ईरान से मॉस्को रवाना हो जाएंगे। तो वहीं ईरान की तरफ से इन खबरों को सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करार दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि ईरान दुश्मनों के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे महीने भर में दूसरी बार मरकर बाहर आए दुर्लभ जीव की। तो क्या आपने कभी किसी को मरकर जिंदा होते हुए सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि मरकर जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन समुद्र की गहराइयों में अब एक ऐसा जीव मिला है जो मरने के बाद दोबारा जीवित हो जाता है। शायद आपको यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। हाल ही में गहरे समुद्र का रहस्यमयी मेगा माउथ शार्क पेरू के तट पर मृत पाया गया है
और चौंकाने वाली बात तो यह है कि 1 महीने के अंदर इस दुर्लभ शार्क के मिलने की ये दूसरी घटना है। एक विशालकाय जीव का शव मिलने से समुद्री विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया। वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर यह अनहोनी कैसे हुई। मेगा चश्मा पॉलिजियस नाम के इस विशाल शार्क को पियाउरा क्षेत्र के यासिला कस्बे और प्लाया गैवियोटास के बीच रेतीले तट पर मृत पाया गया। यह शार्क लगभग 14 फीट 8 इंच लंबी थी। पेरुवियन मरीन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट ने पुष्टि की है कि यह दुर्लभ जीव मेगा माउथ शार्क ही है। विशेषज्ञों ने बताया कि जब वे शार्क तक पहुंचे तब तक उसका शरीर काफी हद तक सड़ चुका था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए जांच के लिए पर्याप्त जैविक नमूने लेना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद शोधकर्ताओं ने एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है ताकि दुर्लभ समुद्री प्रजातियों के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस डेटा को जोड़ा जा सके। बता दें कि मेगा माउथ शार्क को समुद्र के सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक माना जाता है। यह गहरे पानी में रहने वाली एक फिल्टर फीडिंग प्रजाति है जो इंसानों से बहुत दूर महासागर की गहराइयों में रहते हैं। आमतौर पर यह शार्क रात के वक्त भोजन की तलाश में सतह के करीब आ जाती है और दिन के समय गहराई में चली जाती है। और अब जिस तरह से ये जीव तट पर आ रहे हैं उसने एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह है कि आखिर समुद्र की गहराइयों में रहने वाला ये जीव बार बार तट की तरफ क्यों आ रहा है? क्या यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है या समुद्र के अंदर कुछ बदल रहा है? फिलहाल वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। आज के लिए वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।